झांगी ने लू दहाई को उठाया और बोला, बहुत गंदे हो, पहले नहा लो, फिर बात करेंगे। वो तीनों को पीछे बने बड़े बाथरूम में ले गया और साफ कपड़े दे दिए। तीनों ने 50 स्क्वायर मीटर के बाथरूम में गर्म पानी से नहाया और नए कपड़े पहने। युगांग और रोंगलेई खुश होकर बोले, भाई, अब तो लाइफ सेट है। मिस्टर झांग के साथ तियानहाई सिटी हमारा होगा। लू दहाई ने मुस्कुराकर कहा, प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि अब मेरे पास पावर है। अगर कमजोर पड़ गए तो मिस्टर झांग कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए मेहनत करनी होगी ताकि वो हमारी काबिलियत देख सके। वो छत की तरफ देखते हुए बोला, शायद ये मेरी जिंदगी बदलने का आखिरी मौका है। बाहर झांगी ने जो कुंवर को बुलाया। उनका ब्लड सैंपल लो, टेस्ट करके पता करो उनमें और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का पोटेंशियल है या नहीं। जो कुंवर ने कंधे उचकाए, अभी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। झांगी ने कहा, पहले सैंपल ले लो, फिर मैं ब्लिजर्ड सिटी जाकर डेंग शेनतोंग से पूछूंगा। लू दहाई का पोटेंशियल डेल्टा से ऊपर लग रहा था, शायद इप्सिलॉन से भी। झांगी को पूरा कंट्रोल चाहिए था ताकि फ्यूचर में कोई धोखा ना हो। तीनों ने टेस्ट में पूरा कून ऑपरेशन किया। झांगी ने कहा, अभी चाओयू बेस वापस मत जाओ, तुम्हें चिंकू बेस ले जाऊंगा। चेन जिंगुआन पहले से ही सस्पिशियस था, इसलिए जांगी ने सोचा प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर अभी वापस भेजते तो शायद चेन जिंगुआन उन्हें मार देता। घर का खाना तैयार हो रहा था। जांगी ने सोचा फैमिली के साथ खाना खाएंगे, इसलिए यांगसिया और जो हाइमे को कहा कि खाना छोटा घर भेज दे। तीनों इतने खुश हुए जैसे जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना मिल गया हो। जांगी अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ हुआ टेबल पर बैठकर खा रही थी और ले ले नीचे से खाना खा रहा था। खाने के दौरान जांगी ने शिंगदाओ का हाल सुनाया। जब ब्लैक आर्मर्ड मॉन्स्टर का जिक्र आया तो सब थोड़ा सीरियस हो गए। यांग शिनशिन ने कहा, ताकतवर एलियंस के बनने के दो रीजन होते हैं, टैलेंट और रिसोर्स। लेकिन ऐसी दुनिया में पावरफुल बनना बहुत रेयर है। हुआशू कंट्री में इप्सिलॉन म्यूटेंट्स एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कोलंबिया जैसी जगह भी बस एक कार्टिलास ही बना पाई है। तो फिर शिंगदाओ जैसी छोटी जगह पर इतना ताकतवर मॉन्स्टर कैसे आ गया? झांगी ने कहा, शायद सोर्स ऑफ गॉड में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें नहीं पता। यांग शिनशिन ने कहा, सोर्स ऑफ गॉड सिर्फ एक ही नहीं है, उससे इतनी ताकत नहीं मिलती, जरूर और भी कुछ है। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। झांगी ने हंसते हुए कहा, शायद ये सब कॉइंसिडेंस हो। पर यांग शिनशिन ने गंभीर होकर जवाब दिया, अगर आगे नहीं सोचा तो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एपोकैलिप्स तो बस शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी है। सब चुप हो गए, समझ गए कि ये दुनिया पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। सिर्फ ताकत और समझदारी से ही सर्वाइवल मुमकिन है। जांगी ने राइस को चॉपस्टिक से घुमाते हुए कहा, ब्लिजर्ड सिटी वालों से हमें अभी बहुत कुछ जानना है। रात के खाने के बाद झांगी अपने कमरे में आराम करने चला गया। थोड़ी देर में यांग शिन शिन, जो कियर और बाकी लोग भी उसके कमरे में आ गए। सभी ने जूते मोजे उतारे और कारपेट पर बैठ गए। वे जांगी को तियानहाई सिटी में हुई कुछ हाल की डेवलपमेंट्स के बारे में बताने आए थे। वैसे तो झांग ये खुद इन मैटर्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, पर यांग शिनशिन और बाकी लोग बैठे नहीं रह सकते थे। वो तीनों बेसिज के मैनेजमेंट में हाथ बटाते थे, जिससे शेल्टर का बर्डन कम हो जाता। यांग शिनशिन की बातें सुन झांग ये भी सीधा बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, सब अपने सर्वाइवल के लिए जी जान लगा रहे हैं। अब जब बेसिक सर्वाइवल मैनेज हो गया था तो तीनों बेसिज अपने रहन सहन और ऑर्डर को सुधारने में लगे थे। यांग शिनशिन ने बताया, किंगपू बेस में ली जियान की वजह से एग्रीकल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अंडरग्राउंड फार्म बनाया है जो क्रॉप्स रेगुलर सप्लाई कर सकता है। ली जियान का नाम सुन जांग ये मुस्कुरा दिया। ओल्ड ली, कितने टाइम बाद सुना ये नाम। पहले ली जियान की एबिलिटी कॉम्बैट में काम नहीं आती थी, पर अब वो बहुत वैल्यूएबल साबित हो रहा था। अगर उसकी एबिलिटी को और बूस्ट किया जाए तो वो हजारों लोगों का फूड प्रॉब्लम अकेला हैंडल कर सकता है। जहांगीर सोचने लगा कि सीड्स भी तो उसके पास हैं और जमीन भी अंडरग्राउंड अभी भी अच्छी है,
बस लाइट का इश्यू यूवी लैंप से सॉल्व हो सकता है। कॉम्बैट नहीं सही, पर लाइफ रिलेटेड एबिलिटीज में वो टॉप पर है। अब झांगी को लगने लगा कि जैसे वो कोई वेस्टलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर गेम खेल रहा हो, जिसमें लीजियान एक चीट कोड की तरह क्रॉप्स सप्लाई कर रहा हो, पर वो खुद डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उनका डेवलपमेंट उन पर छोड़ दो, बस कभी कभी लीजियान को बुला लिया करेंगे। झांगी ने हंसते हुए कहा। पिंक पायजामा में यांग सिया भी ग्राउंड पर बैठी थी और खुशी से बोली, घर में फ्लावर्स और प्लांट्स होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और कैंड फूड से तंग आ गई हूं, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स खाने को मिलेंगे। झांग यी ने हंसकर कहा, शिन शिन, तुम इसको मैनेज कर लेना, मैं भी जल्द ही वहां जाकर एक बार देख आऊंगा। थोड़ी देर बाद झांगी ने लिविंग रूम में देखा कि लेले फ्लोर पर लेटा हुआ था। उसने लेले के कान पकड़ते हुए कहा, चलो अब वापस चलते हैं। लेले भी फट से उठ खड़ा हुआ। वो झांगी ने पूछा, घर वापस चलोगे या यहीं रहोगे? लेले ने लॉयल्टी दिखाते हुए कहा, बॉस, मुझे घर वापस जाना है। झांगी खुश होकर बोला, ठीक है, चलो। झांगी ने लू दहाई को बुलाया और फिर डायमेंशनल डोर खोलकर किंगपू बेस की तरफ निकल पड़े। किंगपू बेस पहुंचे तो देखा पुराना स्टील प्लांट अब काफी बदला हुआ था। बॉयलर्स में से बस कुछ ही चल रहे थे हीटिंग के लिए। लेले ने बेस पहुंचते ही खुशी से भौंक कर सबको बता दिया। बेस के लोग दौड़कर आए, मिस्टर झांग आ गए। सिंह तियान भी कुछ लोगों के साथ दौड़ते हुए आया। ओल्ड जांग, वेलकम बैक। उसने जोर से सबको कहा, लीडर्स का जोरदार वेलकम करो। वर्कर्स ने ताली बजाते हुए उनका स्वागत किया। झांगी मुस्कुराया। उसने कहा, ले ले, तुम्हें वापस कर रहा हूं। इस मिशन में इसका काफी बड़ा योगदान था। लेले सिंह तियान के पास जाकर अफेक्शन दिखाने लगा। सिंह तियान ने कहा, बेवकूफ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ आया। पर उसकी खुशी चेहरे पर साफ दिख रही थी। झांगी ने पूछा, ओल्ड सिंह, बेस का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो गया है, कोई एक्सपर्ट मिला क्या? सिंह तियान हंसते हुए बोला, हाँ, मिला है। एक नाटा आदमी जो खुद को स्कार्फ से ढक रखा था सामने आया। उसने स्कार्फ हटाया और बोला, मिस्टर जांग, लॉन्ग टाइम नो सी। झांगी ने उसे देखते ही पहचान लिया। मा वेंजेंग, तुम? जांग यान लियू आइलैंड से काफी लोगों को वापस लाया था। ज्यादातर लोग अमीर बिजनेसमैन, अफसर या लू दहाई जैसे फिशरमैन थे जो छुट्टी मनाने आए थे। नॉर्मल सोसाइटी में ये सब टैलेंटेड लोग थे। जैसे मा वेंजेंग पहले टॉप एंटरप्रेन्योर रह चुका था। इतने बड़े फैक्ट्री का मैनेजमेंट उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिंगतियान ने कहा, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, अब फैक्ट्री स्मूथली चल रही है, मुझसे कहीं बेहतर। सिंगतियान खुद रफ टाइप का था। मैनेजमेंट की नॉलेज कम थी, पर उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, वो जानता था किसे काम सौंपना है। झांगी ने सिर हिलाया। चलो, अब मुझे भी दिखाओ बेस कैसा बन गया है। सिंगतियान और मां वैन उसे फैक्ट्री घुमाने ले गए। अब सब फैक्ट्रियां फुल यूज में थीं। स्टील बनाने वाले इक्विपमेंट चल रहे थे। ठंड से बचने के लिए क्लोथ्स और हैट्स बनाए जा रहे थे। कपड़े आसपास के मॉल या डेड बॉडीज से कलेक्ट करके रीमेक किए जा रहे थे। वाटर सप्लाई और क्रॉप प्रोसेसिंग वर्कशॉप भी तैयार थी। पूरा बेस एक छोटा समाज बन गया था। झांगी ने सब देखकर सराहना की। सुना है लीजियान अनाज की प्रोडक्शन संभाल रहा है। सिंह तियान ने हंसते हुए बताया, हाँ, अब फूड प्रॉब्लम नहीं रही। झांगी ने सोचा, खुद जाकर चेक करने की जरूरत नहीं, सब ठीक ही चल रहा था। छोटा टूर खत्म करके झांगी ने साइड में सिंह तियान से बात की। ओल्ड सिंह, तुम्हें सावधान रहना होगा। जब सबकी लाइफ स्टेबल हो जाती है तो लोगों की एम्बिशन बढ़ जाती है। हो सकता है तुम्हारे नीचे के लोग तुमसे पावर छीन लें। सिंह तियान चौंक गया। मास्टर ओवरथ्रो। झांगी ने समझाया, मतलब सावधान रहो, कोई तुम्हारी जगह न ले ले। सिंह तियान ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं फैक्ट्री के कामों में कम इन्वॉल्व हो गया था। झांगी ने सलाह दी, मां वेंजिंग अकेला न छा जाए, इसके लिए 2-3 और लोग तैयार करो। कंपटीशन रहेगा तो बैलेंस बना रहेगा। मीटिंग्स भी रेगुलर करो ताकि तुम्हारी अथॉरिटी दिखे। सिंह त्यान ने फौरन प्लान बना लिया कि मां वेंजिंग को थोड़ा रीस्ट पर भेजेगा और किसी और को ट्राई करेगा।
झांग यी ने कहा, ध्यान रहे, अगर रिप्लेसमेंट कमजोर निकला तो तुम्हें खुद सामने आकर सिचुएशन संभालनी होगी। बात खत्म करते हुए झांग यी ने कहा, अगर खुद नहीं मैनेज कर पाए तो कोई और संभालेगा, मैं दखल नहीं दूंगा। मुझे बस बेस स्मूथली चलता दिखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लू, दहाई और दो और लोगों को भी बेस में काम पर लगाने की बात की। सिंगतियान को कहा कि उन्हें वर्कर्स के साथ नॉर्मली ट्रीट करे और उन पर भी ध्यान रखे। बेस का काम निपटाकर जांगी अपने घर लौटा। वहां उसने एलियन स्पेस खोला और डेड सोल का शरीर बाहर निकाला। चाहे ये पागल था, पर इसकी पावर रियल एप्सिलॉन लेवल की है। जहांगीर ने उसकी ओरिजिन पावर को ऑब्जॉर्ब करना शुरू किया। यह एहसास अद्भुत था, जैसे खुद को रिफाइन कर रहा हो। हालांकि डेड सोल की आत्मा गायब थी, फिर भी उसकी बॉडी में बची ऑन रिजिन पावर ने झांगी की स्ट्रेंथ बढ़ाई। लेकिन इस पावर से उसकी एबिलिटी इंडेक्स में सिर्फ 1000 पॉइंट्स का बूस्ट आया। झांगी समझ गया कि अब इप्सिलॉन से नीचे के एलियंस से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। उधर ब्लिजार्ड सिटी में देंग शेंतोंग और बाकी लोग वापस लौटे। जू झेंग ने कैजुअल्टी रिपोर्ट पढ़ी और काफी संतुष्ट हुआ। पूरे जियांगनान रीजन में सिर्फ लीलोंग मारा गया था। अब बस झांगी से डील करना बाकी था। जिंगवे कमांड सेंटर में मिशन डिटेल्स देने पहुंची। जू झेंग ने पूछा, झांगी का मेरे लिए एटीट्यूड कैसा रहा? जिंगवे थोड़ी चुप रही, फिर बोली, वो खुश नहीं था कि आपने मुझे उस पर नजर रखने भेजा था। जूजेंग ने सुना तो हल्की चिंता में आ गया। उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? जिंगवे ने कहा, नहीं, उसने बस कहा कि जब तक हम आइलैंड पर हैं, मैं कोई इंटेलिजेंस आपको न भेजूं। जूजेंग ने लंबी सांस ली और मुस्कुराया। कम से कम उसने तुम्हें मारा नहीं, मतलब बातचीत की गुंजाइश बाकी है। जिंगवे चुप रही। असल में उसने नहीं बताया कि झांग यी ने उसे ट्रुथ सीरम इंजेक्ट किया था और ब्लिजार्ड सिटी के सारे प्लान्स जान लिए थे। जू झेंग ने जिंगवेई से बात की। फिर दंग शेनतोंग और लिंगहू फेशुए भी रिपोर्ट देने ऑफिस पहुंचे। हालांकि वो लोग नहीं जानते थे कि उन पर नाइट क्रो स्क्वाड नजर रख रही है। जू झेंग पहले से ही सब जानता था, फिर भी उसने कैजुअली उनसे झांगी पर राय मांगी। वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? लिंगहू फेशवेई ने थोड़ा सोचा और बोली, शायद अब उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं लगती। आखिर वो अब आइप्सिलॉन बन चुका है। दंग शेनतोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद वो थक गया होगा और फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता हो। जूझेंग हंसते हुए बोला, सोर्स ऑफ गॉड लाकर उसने बड़ा काम किया है, लेकिन उसकी वजह से मुझे भी ईस्ट चाइना सी वालों को समझाना पड़ेगा। वो थोड़ा थका हुआ दिखा, फिर दोनों को आराम करने भेज दिया। जूजेंग अकेले में झांगी के बारे में सोचने लगा, इतना पावरफुल आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, पर चलो इस बार झुकना ही पड़ेगा। उसने कम्युनिकेटर उठाया और बोला, श्याओआई, झांगी से कांटेक्ट करो। झांग ई को यही कॉल का इंतजार था। कॉल 3 बार रिंग होने के बाद उसने उठाया। सामने जू झेंग बड़ी हंसी के साथ दिखा। झांग ई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सोर्स ऑफ गॉड हासिल किया। पूरे जियांगनान रीजन का गर्व हो। झांगी ने बस हल्की मुस्कान दी। थैंक्स जूशुआई। चूजेंग ने इनवाइट किया, ब्लिजर्ड सिटी आओ, तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन तैयार है। झांगी हंसते हुए बोला, जूशुआई, अब आपको नया प्यार मिल गया है। जू यू, पुराने को कौन पूछता है। जूजेंग का चेहरा थोड़ी देर में सीरियस हो गया। वो समझ गया कि जांग ई को जिंग वेई की निगरानी और जू यू को लेकर गुस्सा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, गलती मेरी थी, माफ करना। रीजन बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़े। झांगी ने ठंडेपन से कहा, तुम्हारी मजबूरी है, मेरी भी अपनी लिमिट्स है। मैं किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। जू जेंग ने तुरंत ऑफर रखा, रीजन ने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स तैयार किए हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स को भी हम बेस्ट रिसोर्सेज देंगे ताकि वो भी जल्दी ग्रो करे। ईस्ट चाइना सी का जो भी इशू है वो मैं संभाल लूंगा। वो बोला, ली गुआंगशियाओ ने मुझे अभी कॉल करके खूब सुनाई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा वैल्यू मेरे लिए सबसे ऊपर है। झांग ई मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि जू झेंग उसे अब मजबूरी में हाथों हाथ ले रहा है।
एप्सिलॉन बनने के बाद अब उसके पास असली ताकत थी और अब खेल उसके रूल्स पर चलेगा। झांगी जू झेंग की हमदर्दी पाने की कोशिश से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसे लगता था कि जू झेंग को जो मिल रहा है वो उसी का हक है। फिर भी उसे जू झेंग जैसे लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो उससे खुलेआम दुश्मनी नहीं करेगा। लेकिन झांग ई को अब जू यू को लेकर चिंता थी। युआन कॉन्गए का क्लोन। उसने बाजू मोड़ते हुए पूछा, तुम्हारी प्यारी जू यू कैसी है? आखिर मैंने उसे मारा था। अब भी युआन कॉन्गए से झांग ई के दिल में डर था। युआन की ताकत बेहद भयानक थी। दूसरों की ताकत छीनकर खुद को लगातार मजबूत करना। उसने सोचा, जू यू के पावर का असर कहीं झांग ई के साथियों पर तो नहीं पड़ेगा। चू झेंग थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब वो अलग है। वो मेरी गॉड डॉटर है, उसका पुराने झगड़ों से कोई लेना देना नहीं। झांगी ने फिर पूछा, तो क्या वो भी एप्सिलॉन है? जू झेंग ने धीरे से कहा, नहीं, क्लोन कभी भी असली जैसे नहीं बन सकते। हम बहुत कोशिश कर चुके, लेकिन वो एप्सिलॉन नहीं बन सकी। फिर जू झेंग ने समझाया, बिंगपो असल में युआन कॉन्गे का रिप्रोडक्टिव सेल है, इसलिए युआन कॉन्गे अपनी ताकत दूसरों से छीन सकता था। जुयू बिंगपो से बनी थी, उसके अंदर बस आधे जीन थे। असल में जुयू उसकी संतान जैसी थी। झांगी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, तो उसके पिता कौन है? जू झेंग हंसा, ये एक सीक्रेट है। झांगी के दिमाग में दंग शेंतोंग, लू हुआंग जैसे कैप्टनों के चेहरे घूमने लगे, लेकिन वो समझ गया, असली मायने में जू यू सिर्फ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट थी। गंभीरता से कहा, झांगी, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद एलियन हो। उम्मीद है हम साथ काम करते रहेंगे। झांगी मुस्कुराया, बात हो सकती है, लेकिन मैं जुयू से मिलना चाहता हूं। जू झेंग ने थोड़ी सोचकर हामी भरी। कब आओगे? परसों। ठीक है। कॉल खत्म हुई। जू झेंग ने थक कर कुर्सी पर सिर टिका लिया। इस बार बाजी उसके हाथ से निकल गई थी, लेकिन अब कम से कम जियांगनान रीजन के पास अपना एप्सिलॉन था। दूसरी फोर्सेस जैसे इरोजन मून और टियान लोंग पायरेट्स अब डरने लगी थी, लेकिन अब उसे ब्लिजर्ड सिटी के आधे रिसोर्सेज छांग ई और ईस्ट चाइना सी रीजन को देने पड़ेंगे। अभी सही वो सोच ही रहा था कि कम्युनिकेटर बजा। ईस्ट चाइना सी रीजन के सुप्रीम कमांडर ली गुआंगशियाओ का कॉल। चू जेंग ने मुस्कुराकर खुद को संभाला। पिछले कुछ दिनों में ली गुआंगशियाओ से दर्जनों बार बात हो चुकी थी। ली गुस्से में था, उसकी फोर्स बर्बाद हो गई थी और उसका वॉर मिनिस्टर सबके सामने मारा गया था। पर असली मकसद मुआवजा लेना था, गुस्सा बस दिखावा था। जंग में स्टार आइलैंड पर हालात वैसे भी खराब थे। कोलंबिया की चेन ऑफ हेल बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। खैर, बात पैसों पर ही खत्म होनी थी। जितना मुआवजा दो, उतनी पुरानी दुश्मनी खत्म। पर जू झेंग की मुसीबत यही नहीं रुकी। उसे शेंगजिंग रीजन के सुप्रीम कमांडर किन छीगोंग का कॉल आया। किन छीगोंग का लहजा शांत था, पर उसने कहा, इस बार तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। जू झेंग चौंका, क्या मतलब? किन छिगोंग ने धीरे से कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, सोर्स ऑफ गॉड में खतरे छुपे हैं। तुम्हारी जल्दबाजी से कोई भयानक चीज आजाद हो गई है। ये सुनते ही जू झेंग को फॉग वैली में रिपोर्ट की गई काले आर्मर वाली अजीब प्राणी की याद आ गई। उसने घबराते हुए पूछा, आखिर वो क्या है?